हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 96। इससे पहले ऑलरेडी हमने 95 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। ऑप्शन है एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरन, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए ऑप्शन में गंगे डॉल्फिन और काला हिरन भारत में असुरक्षित प्रजाति के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में गंगे डॉल्फिन और काला हिरन भारत में असुरक्षित प्रजाति के उदाहरण है या शामिल किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भारत में असुरक्षित प्रजातियों में गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई जंगली कुत्ता, ब्राउन बियर, गौर, गौल, ग्रे इंडियन बुल्फ, अनमन रैट, एशियाई गोल्डन कैट, चार सिंग वाला मृग आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत में असुरक्षित प्रजातियों में इन सभी को शामिल किया गया है, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एशियाई हाथी एलिफस प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति है जो पश्चिम में भारत से लेकर पूरब में बोर्नियो द्वीप तक ये पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी या फिर अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वैज्ञानिक वानिकी से तो कभी भी वन संसाधन का ह्रास नहीं हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। ठीक है, रेल से भी देखेंगे तो वन संसाधनों की ह्रास हुआ है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है, तो ये है कृषि का विस्तार। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार। ठीक है, अब कृषि का विस्तार क्यों करना पड़ा, क्योंकि अब देखेंगे कि भारत में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हुई है उस हिसाब से खाद्य पदार्थों की मांग भी तेज़ी से बढ़ी है। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कृषि का विस्तार किया जा रहा है। तो कृषि का विस्तार जो किया जा रहा है वो अब देखेंगे सीधा सीधी वन संसाधन जो भी हैं उनको क्या किया जा रहा है, ह्रास किया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे जंगल से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं। वन संसाधन हमारे लिए क्या क्या है, जैसे देखिएगा लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, औषधियाँ, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि, जिससे वन उत्पादकों को व्यापक उपयोग हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब देखेंगे कि वन संसाधनों की कमी हुई है। ठीक है, और वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन होने के कारण वन संसाधनों के ह्रास में वृद्धि हुई है। अगला सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। याद रखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के हेवल घाटी क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला आंदोलन, नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में वंदना शिवा के नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन था ये। ठीक है, और एक पूछा जाता है आपसे तवा मत्स्य आंदोलन, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, तवा मत्स्य संघ की स्थापना मछुआरों की एक सहकारी समितियाँ हैं। इस संघ के द्वारा निजी ठेकेदारों को दिया गया मछली पकड़ने के ठेका को विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन, तवा मत्स्य जो संघ था आंदोलन था, और एक था आपका नवधान्य आंदोलन। ये तीनों आंदोलन को आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में कितना हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। सवाल है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में कितना हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। 4 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 4 करोड़ हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाढ़ एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वर्षा होने से और पर्यावरण कारणों से ग्लेशियर के अधिक पिघलने से बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। ठीक है, अगला सवाल है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून के द्वारा अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय या फिर अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु
प्रथम राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून के द्वारा अनिवार्य किया है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये परियोजना आप देखेंगे तो 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए इसमें और भी बहुत कुछ पॉइंट है जिसे आप लोग पीडीएफ में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के छत पर वर्षा जल संचयन मॉडल ने 5 वर्षों के भीतर उत्कृष्ट परिणाम दिया और चेन्नई में 5 वर्षों में जल स्तर में 50% वृद्धि देखने को मिली थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में खालिस्तान उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। बताना है कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में खालिस्तान उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। ऑप्शन है चावल, कपास, गन्ना, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गन्ना गलत लिखा हुआ है। चलिए अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में अब देखेंगे तो चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली है ना, इन सभी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। ठीक है, जबकि कपास के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कपास के उत्पादन में 2017 के रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट 2017 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो भारत विश्व में कपास उत्पादन में पहले स्थान पर था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। तो चावल और ये गन्ना, ये दोनों के उत्पादन में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन देश का है। ठीक है, और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है, ब्राज़ील है। और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। ठीक है, और 2017 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो भारत विश्व में कपास उत्पादन में पहले स्थान पर था। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी देख सकते हैं कि भारत फल सब्जी उत्पादन में भी दूसरा सबसे बड़ा देश था कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक। अगला सवाल है किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, क्या था, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भूमि सुधार। याद रखिएगा किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था, भूमि सुधार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार भूमि सुधार है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार से संबंधित चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करना, मध्यस्थों का अंत करना, खेतों का उपविभाजन और विखंडन को रोकना, लगान में कमी करना, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी और ये जो हथबंदी होता है वो बंद करना, सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, भूस्वामित्व कृषियों को हस्तांतरण करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा, या एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइट, माफ़ कीजिएगा अभ्रक। ठीक है, झारखंड का कोडरमा अभ्रक खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, बात करें बॉक्साइट के बारे में तो ये झारखंड का एक जिला है लोहरदगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि झारखंड का कोडरमा जिला बॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल सही होगा, ध्यान रखिएगा। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक खनिज का प्रमुख उत्पादक है, जबकि झारखंड का लोहरदगा जिला आप देखेंगे बॉक्साइट खनिज का प्रमुख उत्पादक है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा राज्य भारत में प्रथम स्थान रखता है। भारत में लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, तो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य है कर्नाटक। याद रखना है मैग्नेटाइट लौह अयस्क के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है कौन सा है, लौह एवं इस्पात उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग या फिर चीनी उद्योग, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो है कपड़ा उद्योग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा
कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का कृषि पर आधारित उद्योगों में सबसे संगठित और व्यापक उद्योग भी है। और देखेंगे कि रोजगार देने के मामले में ये दूसरे स्थान पर आता है। किसके बाद? कृषि के बाद। रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, उसके बाद वस्त्र उद्योग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मक्का, गेहूं, मटर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मक्का। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये मक्का खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। अच्छा, पूछा है कौन सा नहीं है ना? तो देखिएगा कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं, तो मक्का, ये गेहूं नहीं है और मटर नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा डी ऑप्शन। ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? गेहूं नहीं है, मटर भी नहीं है। खरीफ फसल का उदाहरण तो यहाँ पे मक्का है। ठीक है, मक्का क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो गेहूँ और मटर ये खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, ये रबी फसल का है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है यहाँ, है ना। पूछा है कौन सा नहीं है। आगे देखिएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत फसलों को जून जुलाई तक ये बोया जाता है, जबकि अक्टूबर नवंबर में से काट लिया जाता है। खरीफ फसल वर्षा काल की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सुधारना होगा, डी ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण को सुदृढ़ करती हैं? सवाल है, कौन सी संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण को सुदृढ़ करती हैं? ऑप्शन है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इससे अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज किस राज्य में बनाया गया है? बताना है, केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज राजस्थान के जयपुर के आमेर के पास एक कुंडा नाम का गांव है, वहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज राजस्थान के जयपुर के ये आमेर एक जगह है, कुंडा गांव, यहाँ पे बनाया गया है। हाथी परियोजना वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1992 में गजतमे के नाम से भी हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई हैं, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से ये किया गया था। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला सवाल है, गौंगे डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? बताना है, गौंगे डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2009, 2010, 2011, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, 2009। याद रखिएगा, गंगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, गंगा डॉल्फिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू नदी तंत्र में ये पाई जाती हैं। यह भारत में गहन संकट ग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। बिहार के भागलपुर जिले में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये,
बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी के क्षेत्र में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जो गंगा डॉल्फिन की एशिया में एकमात्र सुरक्षित आवास भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अखाद्य खरीफ फसल है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अखाद्य खरीफ फसल है। ऑप्शन है पटसन, मूंगफली, सोयाबीन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है अखाद्य खरीफ फसल। खरीफ फसल देखेंगे पटसन, मूंगफली, सोयाबीन तीनों खरीफ फसल के उदाहरण हैं, लेकिन पटसन यहाँ देखेंगे अखाद्य खरीफ फसल है, अर्थात ये खाने योग्य नहीं है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके सवाल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में शामिल नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, असम, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। झारखंड देखेंगे कि सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में शामिल नहीं है, जबकि उड़ीसा और असम शामिल है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा देखेंगे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि इसमें सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में शामिल है। बाढ़ के भयावह होने के कारणों में मानव निर्मित अवरोध, वनों की कटाई, नदियों के तलों में गाद जमा होना, अवसाद का अधिक जमना आदि कारणों से भी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन। कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण करना। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहने वाली नदी है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है यमुना, केन, गंडक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर यमुना नदी। यमुना नदी देखेंगे कि गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर ये बहने वाली नदी है, जबकि केन अब देखेंगे कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जाकर फिर ये यमुना मिल जाती हैं। जबकि अब देखेंगे कि गंडक जो है आपका, ये गंगा नदी के बाईं ओर से है ना, बाईं ओर से ये निकल करके गंगा मिला करके मिलती हैं, तो ये भी समानांतर नहीं बहती, ना ही केन बहती हैं। जबकि अब देखेंगे कि गंगा के समानांतर ये यमुना बहती हैं कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ से गंगोत्री से निकलती हैं गंगा, और जबकि यमुनोत्री शिशर से निकलती हैं और आगे जाकर के फिर गंगा मिल जाती हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, एक बार इसको मैप पर जरूर देखिएगा तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये तो सभी को पता होगा कि ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में ये गंगा में मिल जाती हैं, जिसे संगम कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ भी मिलती हैं, है ना। प्रयागराज। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती हैं? सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती हैं? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ये प्रवेश करती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती हैं और ये नामचा बर्फ शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है, के पास पहुंचती है। और यहाँ पर अंग्रेजी के यू आकार जैसा अक्षर जैसा मोड़ बना करके, अर्थात कुछ ऐसा बना करके ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से ये प्रवेश करती हैं, है ना। और यहाँ इसे किसके नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दिबांग है, लोहित है, केनुला है ना, एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए तो इसका लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 6,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, लगभग 75,000 मीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे, 6,000 किलोमीटर है या फिर 5,000 मीटर है या फिर 75,000 मीटर है या फिर अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई अब देखेंगे तो लगभग 6,000 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीना में महाद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। सवाल क्या है, एक पूर्वी जेट धारा जिसे जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीना में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह प्रवाहित होती है। ऑप्शन दे रखा है 19 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 14 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देखेंगे तो होगा बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी अक्षांश, तो अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा भी कहा जाता है, गर्मी के महीना में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग आप देखेंगे तो 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ था ना उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश नहीं उत्तरी अक्षांश होगा। भारत तो वैसे भी देखेंगे कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो ये भी ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाता। ठीक है, लेकिन 14 डिग्री ही आपको याद रखनी है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये प्रवाहित होती हैं, अर्थात ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा जेट धारा के बारे में कि ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोमंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। ठीक है, बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की गई है, उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएँ हैं। ठीक है, अगला सवाल है नाहरगढ़, सवाल है फिर से देखिएगा, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सवाल है नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। इसका नाम नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जो जयपुर के संस्थापक महाराजा स्वयं जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का ये किला था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये राजस्थान राज्य में है। जयपुर से लगभग आप देखेंगे तो 20 किलोमीटर की दूरी पर ये अरावली पहाड़ी पर ये स्थित है। ठीक है ना, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।